नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड कोर्स बी हिंदी स्पर्श पाठ्यपुस्तक में कविता क्रमांक 8 कैफ़ी आज़मी जी द्वारा रचित अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस कविता की व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पर्श पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41 पेज नंबर 41। सबसे पहले कैफ़ी आज़मी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अतहर हुसैन रिजवी, वास्तविक नाम इनका, का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया उर्दू अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील प्रोग्रेसिव उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक तरफ सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, अवेयरनेस है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में, जवानी के वक्त में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले, तारीफ़ें पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए, इनका निधन हुआ, देहावसान हुआ। कैफ़ी ने के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए, छपे हैं। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। आइए देखते हैं पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय भी होती है। जीवन सभी को प्रिय है, हर प्राणी को प्रिय है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य, लाइलाज, जिसको इलाज संभव न हो, ऐसे रोगी तक जीवन की कामना करते हैं। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम सभी तरह के, हर तरह के साधन ही उपलब्ध कराए हैं, अवेलेबल करवाए, मुहैया करवाए हैं। सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा के लिए, मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। तत्पर होना, तैयार रहना, एवर रेडी। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है सैनिक का जीवन। वे जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आन बनती है, आज़ादी पर आ बनना, आज़ादी संकट में होना, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। यह जानते हुए कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, पर उनकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है, बल्कि लगभग तय होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर, अपने कार्यों पर नाज है, गर्व है। इसी के साथ इन्होंने अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी रखी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं बल्कि हम और आप हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं। सर्वप्रथम हम काव्य पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी शाब्दिक व्याख्या और शाब्दिक अर्थ और व्याख्या पर गौर करेंगे। ये मशहूर गीत है 15 अगस्त 26 जनवरी या राष्ट्रीय उत्सव पर। अक्सर ये गीत हमारे सैनिकों की शहादत, हमारे वीर क्रांतिकारियों की शहादत को याद दिलाता है। कर चले हम फिदा, शीर्षक। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया।
कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क को दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में इसके लिए कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जरा उन पे पहले गौर कर दीजिए। फ़िदा न्यौछावर होना, कुर्बान होना, बलिदान होना। हवाले यानी सौंपना, समर्पित करना। रुत यानी मौसम, ऋतु शब्द का तद्भव रूप है। हुस्न सुंदरता, रुस्वा बदनाम, खून खून, काफिले यात्रियों का समूह दल, फतेह जीत, जश्न खुशी मनाना, उत्सव मनाना, नब्ज़ नाड़ी, कुर्बानियाँ बलिदान, ज़मीन, लकीर रेखा सरहद। आइए देखते हैं इसके बाद हम कैफी आज़मी का जीवन परिचय देते हैं, उनके जीवन तथा साहित्य का संक्षिप्त परिचय। जीवन परिचय। कैफी आज़मी का मूल नाम था अतहर हुसैन रिजवी। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ। इनका परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। इनके दामाद जावेद अख्तर उर्दू के बहुत बड़े शायर, हिंदी फिल्मों के कथाकार, संवाद लेखक, गीतकार जावेद अख्तर हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी प्रसिद्ध परिवार है, कलाप्रिय परिवार है। कैफी आज़मी मुशायरों और मंचों के मशहूर कलाकार रहे हैं। अदबी संसार से वाहवाही लूटने के बाद उन्हें फिल्मों के लिए लिखने का अवसर मिला। उन्होंने फिल्मों में सैकड़ों श्रेष्ठ गीत लिखे। 10 मई 2002 को उनका देहांत हो गया। रचनाएं कैफी आज़मी के 5 कविता संग्रह हैं। झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया, मेरी आवाज़ सुनो फिल्मी गीतों का संग्रह है। काव्यगत विशेषताएं। मंच और फिल्मों से जुड़े होने के कारण, मंच यानी स्टेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मंच और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कैफी आज़मी ने लोगों के मन को गुदगुदाने वाले, चेताने वाले, प्रेरित करने वाले गीत लिखे। उन्होंने समय के अनुसार देशभक्तिपूर्ण गीत भी लिखे, तो कभी मानवतापूर्ण। उन्होंने कभी पाकिस्तान को चुनौती देते हुए युद्ध का जवाब प्रतियुद्ध से देने का भाव व्यक्त किया, तो कभी प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के गीत लिखे। कर चले हम फिदा उनका प्रसिद्ध फिल्मी गीत है, जो देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देता है। इनकी भाषा कैसी है? तेल लगाऊं तुम्हें। कैफी आज़मी की कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक है। उनकी उर्दू हिंदी की प्रकृति में ढली हुई है, क्लिष्ट उर्दू नहीं है। वे सरल उर्दू का प्रयोग करते हैं। कर चले हम फिदा में उन्होंने रावण, राम, लक्ष्मण, सीता आदि पौराणिक प्रतीकों, एपिकल रेफरेंसेस, सिंबल का प्रयोग करके उसे मन, लोगों के मन के अधिक निकट ला दिया है। आइए देखते हैं कविता का सार। कैफी आज़मी कृत रचित कर चले हम फिदा नामक कविता का सार। कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है। इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। उसका सार कुछ यूँ है। सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित कर कहता है, साथियों, हम तो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं। अब इस देश की रक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी तुम पर है। हमने अपनी अंतिम सांस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, इसकी आन बान और शान की रक्षा की। मरते मरते भी हम वीरता दिखा कर रहे। साथियों, देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज़ रोज़ नहीं आता।
तुम्हारा सौभाग्य यह है कि आज देश की धरती ही तुम्हारी दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसके सौंदर्य और प्रेम की रक्षा के लिए शत्रुओं का लहू खून बहाना है, बदला लेना है। कुर्बानियों की जो राह हमने बनाई है वह आगे भी बनी रहें, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। बलिदानियों के जत्थे पर जत्थे यानी समूह पर समूह, कोई भी उनका काफिला कम न होने पाए, रुकने थमने न पाए, भेजते रहना। आज आर पार की लड़ाई का समय है, ज़िंदगी मौत से गले मिलने जा रही है। ऐसे अवसर पर तुम बलिदान देने को तैयार रहना। साथियों, तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींचकर कह दो कि लकीर के पार, इस सरहद के पार कोई भी रावण नहीं आ पाएगा। यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठे तो तुम उसे काट डालना, किंतु सीता का दामन मैला न होने देना। तुम ही देश रूपी सीता के लिए राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। याद रखना, देश रूपी सीता के लिए राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले हैं, इसकी रक्षा करना। आइए देखते हैं पहला अंश। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। फिदा कुर्बान, बलिदान, जान और तन यानी अपना शरीर भी हमने, अपने तन मन धन पूरी तरह से हमने समर्पण किया इस देश को। अब हम चले, हमारे जाने का वक्त आ गया। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शहीद हो रहा सैनिक मौत की अंतिम घड़ी में जब पता हो कि अब आने वाली चंद सांसों में से कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है, तो उन टूटती हुई सांसों के बीच संभवतः दो ही चीज़ें याद आती हैं। एक कोई अपना करीबी और दूसरा ईश्वर। लेकिन धन्य है ये सैनिक जो अपने इन आखिरी सांसों के वक्त भी अपने ईश्वर, अपने परिवार, अपने आत्मीय जनों को याद करने की बजाय वो हम देशवासियों से संबोधित हैं। कवि ने कल्पना की है कि अगर उन टूटती हुई सांसों के बीच, उन थमती हुई सांसों के बीच अगर उन शहीद हो रहे सैनिकों को चंद सांसें और मिल जाएं और उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिले, अगर वो कहते तो कुछ यों कहते। वह कल्पना करके कवि ने उस कल्पना को शब्द दिए हैं कि एक सैनिक कह रहे हैं, शहीद हो रहे सैनिक, कि कर चले हम फिदा जान और तन साथियों। इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस आज़ादी के लिए हमने अपना तन मन सर्वस्व कुर्बान कर दिया देशवासियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो अपना फ़र्ज़ निभा के चल दिए, हमारे जाने का वक्त आ गया, लेकिन अब इस देश की, इसकी आज़ादी की, इसकी सलामती की, इसकी सुरक्षा हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर आन पड़ी है, तुम्हारे हवाले। अब ये देश हम तुम्हारे हवाले सौंप के जाते हैं। अब वो बताते हैं कि वो किन हालात में शहीद हो रहे हैं। सांस थमती गई, हमारी आखिरी सांस थम रही है, तब भी हम दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। नब्ज़ जमती गई, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रह रहे हैं कि हमारी नसें, हमारी नब्ज़ जम रही हैं, सांस लेना मुश्किल, दुश्वार हो रहा है, नब्ज़, नाड़ी मिल ही नहीं रही है। डॉक्टर आते हैं ना, नब्ज़ टटोलते हैं, पेशेंट जिंदा है या नहीं। यहाँ पे नब्ज़ ही नहीं मिल रही है। इस ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, दुश्मन को लोहे के चने चबवा रहे हैं। फिर भी बढ़ते कदम, दुश्मन के बढ़ते कदम को हमने वहीं पे मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के बढ़ते कदमों को हमने रोका, लेकिन हमारे बढ़ते हुए कदम दुश्मन की तरफ, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, हम लगातार आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे कई अनगिनत साथी कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, उनके सर कट गए, मौत की गोद में सो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन कोई गम नहीं। सर
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम मर गए तो क्या हुआ, हमने मरते मरते भी, हमारी मौत के बावजूद भी हमने इस हिमालय की आन बान और शान की रक्षा की, हिफाजत की। हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया, उसे गुलाम नहीं होने दिया, उसे दुश्मनों को रौंदने नहीं दिया। दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब न होने पाए, दुश्मन की बुरी नज़र, दुश्मन के लालच से हमने हिमालय को महफूज रखा, बचाए रखा। हिमालय अर्थात पूरा देश। मरते मरते भी रहा ये बांकपन साथियों, मरते मरते भी हमारे तेवर जोशीले रहे, बांकपन रहा, जवानी का जोश। हम घायल थे, हम प्रतिकूल परिस्थितियों में थे, लेकिन हमारे उत्साह, हमारे अदम्य उत्साह में लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी नैराश्य नहीं था, कमी नहीं थी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए बच्चों, शब्दार्थ। फिदा बलिदान, जानो तन, शरीर प्राण हवाले भरोसे सौंपी हुई। वतन देश, थमती हुई, थमती गई, रुकती गई, नब्स नस जमती गई, ठंड के कारण रुकती गई, गम दुख, बांकपन, जवानी का जोश या रक्षा की भावना। आशय। बलिदान, बलिदानी सैनिक कहते हैं कि हे मेरे फौजी साथियों, हे मेरे देशवासियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करना। यद्यपि, हालांकि, इवन दो देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ़ की ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की बागडोर, जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों हैं, तुम्हारे हाथ में है। इसकी अब तुम रक्षा करना। बच्चों, आज देखते हैं अगला भाग। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जीवित रहने के कई अवसर आएंगे। बहुत सारे मौसम मिलेंगे, बहुत से सुअवसर मिलेंगे। जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। रुत यानी मौसम। देश के लिए कुर्बान होने का मौसम, देश के लिए शहीद होने का मौसम रोज़ रोज़ नहीं आता। देश के लिए कुर्बान होना सौभाग्य है, और ये बहुत नसीबों से नसीब होता है। हुस्न और इश्क, सुंदरता और इश्क, प्रेम, दोनों को रुस्वा करे, दोनों को बदनाम करे, दोनों को ठेस पहुंचाए, दोनों को नज़रअंदाज करे, वो जवानी ही क्या जो खून में नहाती नहीं। जवानी हुस्न और इश्क में डूबी रहे तो वो जवानी क्या हुई। जवानी जो हुस्न और इश्क दोनों को नज़रअंदाज करे और खून में नहाए, अर्थात कुर्बान हो, बलिदान हो, देश के लिए शहीद हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती दुल्हन बनी है, अर्थात दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है वैसे ही दुल्हन के लाल जोड़े की तरह सरहद, बॉर्डर, लाल रंग खून से शहीदों के। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज ये धरती दुल्हन की तरह सजी है, लाल रंग फैला हुआ है। तो सोचिए, दुल्हन की मानिंद है पूरी धरती, खून ही खून है चारों तरफ देशवासियों का।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देश की कुर्बानियाँ, देश के लिए शहीद होना सौभाग्य, ये इस हिस्से में बताया है कि जवानी, जोश, जीवन जीने का उद्देश्य देश के लिए कुर्बान होना भी हो सकता है, होना चाहिए। देखिए, जिंदा, जीवित, मौसम यहाँ अवसर है, रुत मौसम, समय अवसर, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुस्वा, बदनाम, खून यानी खून, बलिदान। आशय, बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से कहते, देशवासियों से कहते कि हे मेरे सैनिक साथियों, हे मेरे देशवासियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी ही आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह है, तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर अग्रसर रहो, बढ़े चलो। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह रास्ता कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान सुनसान सुनी। तो देश के लिए कुर्बान होने की राह शांत न हो। आज़ाद होना बड़ी बात नहीं है, आज़ाद बने रहना बड़ी बात है। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लगातार, सतत, निरंतर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो कुर्बानियाँ देने का ये सिलसिला थमने न पाए, रुकने न पाए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हमारे जाने के बाद देशवासियों, सैनिकों, आप नए नए समूह, जत्थे तैयार करना, ताकि दुश्मन कामयाब न होने पाए, हमारी आज़ादी बरकरार रहे। फतेह, जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। हमारी जीत का जश्न हमारी इस मौत के जश्न के बाद है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन इस जश्न में, इस विजय में हमारी सहभागिता अवश्य रहेगी। तब सही मायने में जश्न मनाना। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, हमारी ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है। हमें दुख नहीं है कि हम मर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि हम अपनी आखिरी सांस, अपने शरीर के रक्त की आखिरी बूंद तक हम इस देश की आज़ादी की रक्षा के लिए काम आए, जुटे रहे। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, अपने सर पे कफन बांधकर तैयार रहो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसे लोहे के चने चबवाने के लिए, उसे खदेड़ने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। सर पे कफन बांधकर तैयार रहो, मरने मिटने के लिए तैयार रहो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ है बच्चों, राह रास्ता, कुर्बानी, बलिदान, मर जाना, वीरान सुनी, काफिले, यात्रियों का समूह, जश्न, खुशी मनाना, मौत से गले मिलना, मौत को निमंत्रण देना, सर से कफन बांधना, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार होना। आशय, बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों, देशवासियों से कहते हैं, मेरे सैनिक साथियों, मेरे देशवासियों, अपने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। वे बलिदान के लिए सहर्ष, प्रसन्नता से, खुशी खुशी आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया है तो अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज ज़िंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार रहें। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। अंतिम हिस्सा देखते हैं बच्चों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से, रक्त से, लहू से ज़मीं पर लकीर,
अपनी ज़मीन, अपनी सरहद को अपने खून से सींच दो। सरहद हमारे खून से बनी है। हमारी कुर्बानियाँ, खून से लकीर खींचने का मतलब अपना खून निकाल कर लिटरली वहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करो नहीं। कुर्बानियाँ, हमारी सरहद सिर्फ तार की या लकीर नहीं, बल्कि वहाँ पे हमारी कुर्बानियों का खून है। हमने खून से लकीर खींची है। हम उसको बचाने के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा, एक एक बूंद खून कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस तरफ आने न पाए रावण कोई। रामायण का जो प्रसंग है कि सीता मैया की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी एक लकीर खींचते हैं, वह सुरक्षा रेखा, उसे लक्ष्मण रेखा कहा गया है। वैसे ही ये सैनिक, कवि ने कल्पना की है, ये सैनिक साथियों से, देशवासियों से एक अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची थी, सीता मैया सुरक्षित रह सके, किसी की हिम्मत नहीं थी, रावण भी भयभीत था, वह उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था। वैसे ही हम सैनिक, हम देशवासी अपने खून से सरहद पर लकीर खींच दें कि बड़े से बड़ा आतताई, आक्रमणकारी, हमलावर, आतंकवादी उनकी ज़रूरत न होने पाए, उनकी हिम्मत न हो कि वो उस लकीर को पार कर पाएँ। इस तरफ न आने पाए रावण कोई। रावण आतताई, आक्रमणकारी, हमलावर, आतंकवादी, दुश्मन। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। हम अहिंसावादी देश हैं। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और गांधी जी की अहिंसा परमो धर्म की राह पर चलते हैं। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि अहिंसा की राह पर हम चलते हैं। हम सामने से हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर हिंसा पर उतारू है, समझाने पर नहीं समझ रहा है, बार बार प्रताड़ित कर रहा है, तो अहिंसा का जवाब अहिंसा से न सही तो हिंसा से ही सही, लेकिन अब हम जवाब जरूर देंगे। कोई नापाक इरादे से अगर हमारे देश की आज़ादी रूपी सीता के दामन को ठेस पहुंचाने लगे, छलने लगे, हरण करने लगे, आज़ादी को तोड़ने मरोड़ने लगे, देश को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे देखें, तो ऐसे नापाक हाथ को हम तोड़ देंगे। कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी देश अगर हमारी आज़ादी के लिए खतरा बने, हमारी आज़ादी को चुनौती दें, हमारे देश का अहित करने के बारे में सोचें, तो उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि उनको उन्हीं की शैली में जवाब देंगे। लेकिन इस बार जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी अहिंसा की नीति को हमारी कायरता समझा जाता है। लेकिन अब दुश्मनों को कवि कहते हैं कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर उनके हाथ उठते हैं तो सिर्फ आप बदले में हाथ मत उठाइए, बल्कि उनके हाथ ही उखाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता से तात्पर्य रामायण के पात्र राम जी की पत्नी सीता मैया, यहाँ पर प्रतीक है हमारे देश की आज़ादी, भारत माता। हमारी भारत माता का कोई नुकसान न पहुँचाने पाए। दामन, आंचल। कवि कह रहे हैं, सैनिक कह रहे हैं कि देशवासियों, साथियों, राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब सीता मैया हमारे देश की आज़ादी, उसके आन बान और शान की रक्षा करने के लिए राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ज़मीन, धरती, ज़मीन, लकीर, रेखा, रावण, रावण, दशानन, लंकेश, हाथ उठाना, आक्रमण होना, दामन, आंचल। व्याख्या, आशय। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहता है कि मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस पाए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़ कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगाने पाए।
तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो, तुम ही भरत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके, तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से विदा ले रहे हैं, इसकी रक्षा करना। बच्चों, इस तरह से कविता हमने देखी। आइए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न उत्तर। क्या इस गीत से कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? या कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? यह गीत 1962 में हुए, 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया। उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था, क्योंकि पूरा देश हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से पंचशील सिद्धांत जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच उससे खुश था। लेकिन चीन की एक फितरत है, वो सामने हाथ मिलाता है, पीठ में खंजर घोंपता है। विश्वासघाती रवैया चीन की सोच है, यानी गफलत में डालकर हमला करना, धोखे से हमला करना, विश्वासघात करना चीन का इतिहास रहा है। उसी का नतीजा था 1962 का वॉर। न हमारा देश इसके लिए तैयार था, न हमारे सैनिक इसके लिए तैयार थे। मित्रता की आड़ में उन्होंने अचानक हमला किया। ये इस गीत की पृष्ठभूमि थी। उसी पर फिल्म बनी थी हकीकत। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत की आन बान का प्रतीक है, शान और शौकत का प्रतीक है। चीन ने भारत की आन बान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था। एक प्रकार से वह भारत के स्वाभिमान को चुनौती थी। इस गीत में भारत को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि के में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सुंदर और प्रिय प्रतीत होती है, वह उसकी रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। इस समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत में भावना की सच्चाई, मार्मिकता यानी हृदय को छू लेना, हृदय स्पर्शी, और गेयता मतलब जिसे गाया जा सके, ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण कोई भी गीत सदा सदा के लिए याद रहता है। यह गीत भी बलिदान की मार्मिकता से ओतप्रोत है, लबरेज हैं, भरपूर है, संपन्न है। इसमें लय और संगीत की अद्भुत मेल हैं। इस कारण यह गीत भुलाए नहीं भूलता। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने चीन के युद्ध में सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए साथियों शब्द का संबोधन किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? कवि ने चीनी आक्रमण का मुकाबला, चीनी यानी चाइनीज़ आक्रमण का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले, दल, समूह को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों की बलिदान भावना की ओर संकेत करता है। वे मर मिटने की भावना से विदेशी आक्रमण का मुकाबला करते हैं। इस गीत कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना भरना। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि उसने तथा उसके काफिले के अन्य सैनिकों ने भीषण असहनीय कष्ट और संकट सहन करके भी शत्रुओं के साथ मुकाबला किया। वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया। एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि वे भी देश की धरती को दुल्हन मानकर उस पर फिदा हो जाएं, कुर्बान हो जाएं। वे उसकी सुरक्षा के लिए खून की नदी बहा दें। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी आता है, अतः वे नए नए काफिले सजाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें। उनके होते कोई भी शत्रु देश की सीमाओं में प्रवेश न कर सकें। वे शत्रु रूपी रावण के संहार के लिए, उसके नाश के लिए राम और लक्ष्मण की भांति की तरह संघर्ष करें। भाव स्पष्ट कीजिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। चीनी आक्रमण के समय भारतीय सैनिकों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। जमी हुई बर्फ में सैनिकों की सांस घुटने लगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना कठिन हो गया। बर्फ के कारण उनकी नसों का खून जमने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे मरते दम तक आगे बढ़ते रहे और शत्रुओं को सीमा के बाहर खदेड़ने में लगे रहे।
खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम अपने बलिदान से ऐसा इतिहास लिख दो कि फिर कोई रावण रूपी शत्रु भारत में प्रवेश करने की हिम्मत न करे। जैसे लक्ष्मण ने सीता की पर्णकुटी झोपड़ी के बाहर एक रेखा खींच दी थी जिसके भीतर रावण भी नहीं जा पाया, उसी प्रकार भारतीय सैनिक अपने बलिदान से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें कि कोई विदेशी ताकत भारत में घुसने की हिम्मत न करें। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। बलिदानी सैनिक अपने वीर साथियों को कहता है कि भारत की धरती उनके लिए सीता के समान पवित्र हैं। वे स्वयं राम और लक्ष्मण के समान सीता के संरक्षक हैं, रखवाले हैं, अतः उन्हें जान देकर भी सीता रूपी धरती की रक्षा करनी है। देश की पवित्रता पर कोई दाग न लग पाए, कलंक न लगने पाए, बदनामी न हो, इसकी आन बान शान में कोई कमी न हो, इसके लिए मर मिटने का संकल्प उन्हीं को लेना है। वे देश की आन बान के लिए सच्चे संरक्षक हैं, रखवाले हैं। इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं। गीत के संदर्भ में आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कट गए सर, नब्ज़ जमती गई, जान देने की रुत हाथ उठने लगे। कट गए सर, बलिदान हो गए, मर गए। वाक्य, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ही स्वतंत्रता सैनिकों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने के सर कट गए। नब्ज़ जमती गई, नसों में खून जमने लगा। वाक्य, भीषण ठंड के कारण हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ने वाले सैनिकों की नब्ज़ जमती गई, किंतु वे फिर भी लड़ते रहे। जान देने की रुत, बलिदान होने का अवसर। अपने प्यारे देश के लिए जान देने की रुत कभी कभी ही आती है। हाथ उठने लगे, आघात, आक्रमण या प्रहार होने लगे। पड़ोसी धर्म निभाना अच्छी बात है, परंतु जब तुम पर पड़ोसी का हाथ उठने लगे तो उस हाथ को काट डालना ही तुम्हारा धर्म है। कर चले हम फिदा, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में, या कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उसका प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। देखिए, यह कविता 1962 में हुए भारत चीन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। चीन ने भाईचारे की खाल में छिपकर हम पर आक्रमण किया था। इस अवसर पर पूरा देश चीन के अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। कैफी आज़मी द्वारा लिखित इस कविता से हमें देश हित, बलिदान और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आया हो तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में चाहे कितने भी संकट आएँ, चाहे बर्फीली आंधियों का सामना करना पड़े, चाहे सांस रुक जाएं, नसें जम जाएं, मौत सामने आ जाए, तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत भूमि हमारे लिए दुल्हन के समान है, हम ही को इसकी रक्षा करनी है। यदि यह सीता है तो हम ही राम लक्ष्मण हैं। हमें एक के बाद एक बलिदानी काफिले तैयार करने हैं ताकि आखिरी दम तक हम देश की रक्षा के काम आ सकें। बलिदानी सैनिक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इस गीत का गायक बलिदानी सैनिक है। उसने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते जान की बाजी लगा दी, चाहे बर्फीली आंधियों में उसकी सांसें थमने लगी हो, नसों का खून जमने लगा हो, फिर भी उसने उफ तक नहीं की। वह सीमाओं पर आगे बढ़ता रहा। मरते समय भी उसने यही दुआ की कि उसका हिमालय कभी न झुके। उसने प्रार्थना की कि उसके मरने के बाद अन्य वीर सैनिक बलिदान देने के लिए उमड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे आते रहें, जुटते रहें। उसे विश्वास है कि थोड़े से संघर्ष के बाद विजय उन्हीं की होगी। वे ही जीत का जश्न मनाएंगे। इस प्रकार वह साहसी, आशावादी, संघर्षशील देशभक्त बलिदानी है। उसकी नस नस से देशभक्ति का भाव भरा हुआ है। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों संबोधन अपने सैनिक साथियों के लिए किया है जो हिमालय की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों? कवि लड़ाई में लड़ने वाले साथियों को दुश्मन से लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहता है, इसलिए वह उन्हें संबोधन करके आत्मबल, हिम्मत, हौसला देना चाहता है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया पंक्ति में अंकित हिमालय और सैनिक की विशेषताओं को संक्षेप में लिखो। इन शॉर्ट, हिमालय हमारे देश की आन बान और शान है। यह हमारे देश का रक्षक है। यह हमारे देश की सीमाओं का प्रहरी की तरह खड़ा है, रखवाले की तरह। हमारे सैनिक हिमालय की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। सैनिकों का बलिदान, सैनिक को बलिदान के समय भी गम क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं? सैनिक देश की सुरक्षा करना अपना पवित्र धर्म समझता है। वह यही चाहता है कि उसका जीवन स्वदेश के काम आए। इसलिए जब बलिदान का समय आता है तो उसके चेहरे पर गम नहीं होता, बल्कि गर्व होता है। उसके चेहरे पर संतोष होता है कि उसने जीते जी अपने देश का सिर झुकने नहीं दिया।
जीवन में जीवित रहने के अवसर तो बहुत आते हैं, किंतु जान देने के मौके कम ही मिलते हैं। एक सैनिक की दृष्टि से इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन में जीवित रहने के तो अवसर बहुत हैं, लेकिन देश के लिए मर मिटने के अवसर कभी कभी आते हैं। जब देश पर शत्रु का आक्रमण हो, मर मिटने का अवसर सामने आ जाता है। इस अवसर पर जो सैनिक अपनी जान की परवाह करता है, वह सच में सैनिक कहलाने का हकदार नहीं। संभवतः सैनिकों की समाधि स्थल पर इसीलिए लिखा जाता है कि आपके, यानी हम देशवासियों के, आपके आने वाले बेहतर कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। कितनी शानदार पंक्तियां हैं। हम देशवासियों के आने वाले बेहतर कल के लिए, सुनहरे कल के लिए, उन सैनिकों ने अपना आज, उनका अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। वे चाहते तो सरेंडर कर सकते थे, वे चाहते तो घुटने टेक सकते थे, वे चाहते तो अपनी जान की हिफाजत करते हुए देश की आज़ादी को खतरे में डाल सकते थे। जीवन का मोह किसे नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस गुलामी, घुटन रूपी गुलामी की बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया, कुर्बान होना स्वीकार किया, क्योंकि यही उनके जीवन का जीवन धर्म है। सैनिक का सैनिक जीवन धर्म यही है कि जब भी वक्त मिले कुर्बान हो देश के लिए। संभवतः सैनिक की अंतिम अभिलाषा यही होती है कि वह देश के काम आए, देश के लिए कुर्बान हो। दुश्मनों को कामयाब न होने दें, आज़ादी को बचाए और बनाए रखें। यही सैनिक का सबसे बड़ा जीवन धर्म होता है। कुछ अन्य प्रश्न। कवि के अनुसार युद्ध में जवानी की सार्थकता किसमें मानी जाएगी? कवि के अनुसार युद्ध में जवानी तभी सार्थक, सफल, कामयाब मानी जाएगी जब वह खून की होली खेले, कुर्बान हो। जो जवान शत्रुओं से संघर्ष करते हुए लहूलुहान हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, वही सच्चे अर्थ में देशभक्त जवान हैं। पसीने से नहीं, खून से लबरेज, रक्त रंजित हो जाएं। धरती को दुल्हन कहने के पीछे कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि भारत की सर्वाधिक प्रिय कहने के लिए, कवि धरती को सर्वाधिक प्रिय कहने के लिए दुल्हन का उपमान दे रहा है, दुल्हन का प्रतीक, सिंबल। जिस प्रकार दूल्हा अपने दुल्हन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक विदेश को बचाने के लिए सहर्ष, खुशी खुशी, प्रसन्नता से अपने प्राण छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक सैनिक को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? एक सैनिक को भीषण संकटों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से युद्ध के समय उसके सिर पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। इस गीत में सैनिकों को हिमालय की बर्फीली घाटियों में घुसकर संघर्ष करना पड़ा। बर्फ़ के कारण उनके लिए सांस लेना दूभर दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। ठंड के कारण उनकी नसें जमने लगीं। कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की देशवासियों से अपेक्षा है कि वे देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते आत्म बलिदान कर दें, कुर्बान हों। वे मृत्यु का संकट उठाकर भी देश की रक्षा करें, जान खतरे में डालकर भी, जान की बाजी लगाकर भी देश की आज़ादी को बचाए और बनाए रखें। तो बच्चों, इस तरह से कविता की व्याख्या हमने देखी, सार हमने देखा, शब्दार्थ। तो यह महत्वपूर्ण कविता, आपकी सोच को परिष्कृत करती हुई कविता, सरल हिंदी उर्दू की यह कविता अमर गीत है कैफ़ी आज़मी जी का। परीक्षा उपयोगी भी महत्वपूर्ण है, तो बार बार इसे पढ़िएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी और पाठ में। धन्यवाद।